और दोस्तों, आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एक तवायफ का खत, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक खत लिखा जा रहा है, जहां पर ऊपर रिसीवर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायद ए आजम जिन्हा के नाम। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवायफ का खत ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने कभी किसी तवायफ का खत ना पढ़ा होगा। आपने मेरी और मेरी कुमाश की दूसरी औरत की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको ये मेरा खत लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला खत। मगर क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं, और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शहीद हो गया है कि मैं खत लिखे बगैर नहीं रह सकती। मैं खत में नहीं लिख रही हूँ, ये खत मुझसे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सीधे के दिल से माफी चाहती हूँ अगर मेरे खत में कोई फिक्रा आपको नावगार गुजरे, उसे मेरी मजबूरी पर महमूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये खत क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं और उनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घिनौनी जिंदगी की तारीख से आगाह नहीं कराना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवायफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके मर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं घड़ना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवाइफ के इसरार और रमूज से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ अपनी मुतल्लिक चंद ऐसी बातें कहना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए और गए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बम्बई को बहुत देखा होगा, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा? जिस बाजार में मैं रहती हूँ वह फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रैंड रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ई है। ग्रैंड रोड के इस पार लेमिंगटन रोड और ओपर हाउस और चौपाटी मरीन ड्राइवर और फोर्ट के इलाके हैं, जहां बम्बई के शुरफा रहते हैं। मदनपुर में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में है, ताकि अमीर और गरीब इसे यकसा मुस्तैद हो सके। गौर फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज्यादा करीब है, क्योंकि नादारी में और तवाइफ में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाजार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी बहुत खूबसूरत नहीं है। उसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शबो रोज जारी रहती है, जहां भर के आवारा कुत्ते और लौंडे और शुहदे और बेकार और जराइम पेशा मखलूक उसकी गालियों का तवाफ करती नजर आती है। लंगड़े लूले ओबाश मदकूक तमाशबीन अतिश व सुजाक के मारे हुए काने लुंजे कोकीनबाज और जेब कतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल सीले हुए फुटपाथ पर मैले के ढेरों पर भिन भिनाती हुई लाखों मक्खियां, लकड़ियों और कोयले के अफसुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और कोयले के अफसुर्दा बासी हार बेचने वाले कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन हजाम इस्लामी हजाम और लंगोटे कसकर गालियां बकने वाले पहलवान। हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिल जाएगा।
जाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत शरीफ हैं वो मालबार हिल पर क़ियाम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी। वहां मैंने झुककर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे जिस कदर अकीकत है उसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूंगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो सिर्फ आप हैं। उसने आपको तस्वीर लॉकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखा है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है। छोटी सी लड़की है वो तो। गौ फारस रोड वाले अभी से उसके मुतल्लिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो भी आपको कभी बताऊंगी। तो ये है फारस रोड जहां मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरिबी सिरे पर जहां चीनी हजाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी। यही कहूंगी कि वहीं पर मेरी दुकान है, और वहां पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह बुनियाद, सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है। और हर व्यापार में ग्राहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इसी तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती, और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फर्क नहीं। यह दुकान अच्छी जगह पर वाकई नहीं है। यहाँ रात को कुजा, दिन में भी लोग ठोकर खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पी कर जाते हैं, जहां भर की गालियां बकते हैं। यहाँ बात बात पर चूरा जनी होती है। वो एक खून दूसरे रोज खोते रहते हैं। गरज की हर वक्त जान जैक में रहती है, और फिर मैं कोई अच्छी तवायफ नहीं हूं कि परी जाके रहूं या वर्ली पर समुंदर के किनारे एक कोठी ले सकूं। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवायफ हूं, और अगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोहबत में बैठी हूं, लेकिन अब 10 साल से इसी शहर बंबई में, इसी फारस रोड पर, इसी दुकान में बैठी हूं, और अब तो मुझे इस दुकान की पगड़ी भी 6000 रुपए तक मिलती है। हालांकि ये जगह कोई इतनी अच्छी नहीं। फिजा मुहत्तफिन है, कीचड़ तार चारों तरफ फैली हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, और खारिज जुदा कुत्ते घबराए हुए ग्राहकों की तरफ काट खाने को लपकते हैं। फिर भी मुझे इस जगह की पगड़ी 6000 रुपए तक मिलती है। इस जगह मेरी दुकान एक मंजिला मकान में है। इसके 2 कमरे हैं। सामने का कमरा मेरी बैठक है। यहाँ मैं गाती हूँ, नाचती हूँ, ग्राहकों को रिझाती हूँ। पीछे का कमरा बावर्ची खाने और गुसल खाने और सोने के कमरे का काम करता है। यहाँ एक तरफ नल है, एक तरफ हंडिया है, और एक तरफ बहुत बड़ा पलंग है। और तो क्या ही बताऊं। चलिए बताती हूँ। इसके नीचे मेरे कपड़ों के संदूक है। बाहर वाले कमरे में बिजली की रोशनी है, लेकिन अंदर वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। मालिक मकान ने बरसों से कलई नहीं कराई, ना ही वो कराएगा। इतनी फुर्सत किसे है। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ, और दिन को वहीं गांव तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर ग्राहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाते हैं, जो कुछ उनकी निगाहें कहती हैं। मेरा खत भी वही कहता है। अगर वो मेरे पास इस वक्त ना होती
तो ये गुनहगार बंदी आपकी खिदमत में गुस्ताखी ना करती। जानती हूँ दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, शायद आप तक मेरा खत भी ना पहुंचेगा, फिर भी मजबूर हूं ये खत लिखने के लिए। लिख के रहूंगी कि बेला और बतूल की मर्जी यही है। शायद आप कयास कर रहे हो कि बेला और बतूल मेरी लड़कियां हैं। नहीं, ये गलत है। मेरी कोई लड़की नहीं है। इन दोनों लड़कियों को मैंने बाजार से खरीदा है। जिन दोनों हिंदू मुस्लिम फसाद जोरों पर था और ग्रांट रोड और फारस रोड मदनपुरा इंसानी खून पानी की तरह बढ़ाया जा रहा था। उन दिनों मैंने बेला को एक मुसलमान दलाल से 300 रुपए के एवज में खरीदा। ये मुसलमान दलाल उस लड़की को दिल्ली से लाया था, जहां बेला के माँ बाप रहते थे। बेला के माँ बाप रावलपिंडी में राजा बाजार के अपग में पुंछ हाउस के सामने की गली में रहते थे। मुतस्सिफ तबके का घराना था। शराफत और सादगी छुट्टी में पड़ी थी। बेला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और रावलपिंडी में मुसलमानों ने हिंदुओं को तहे तेग करना शुरू किया। उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। ये 12 जुलाई का वाक़या है। बेला अपनी स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि अपने घर के सामने और दूसरे हिंदुओं के घरों के सामने एक गफीर देखा। ये लोग मुसल्लह थे और घरों को आग लगा रहे थे। लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को घर से निकालकर उनका कत्ल कर रहे थे। साथ ही साथ अल्लाहू अकबर का नारा भी बुलंद करते जाते थे। बेला ने अपनी आंखों से अपने बाप को कत्ल होते देखा। फिर उसने अपनी माँ से अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। वहशी मुस्लिम ने उसके पिस्तान काटकर फेंक दिए। वो पिस्तान जिनके एक माँ कोई हिंदू माँ, हिंदू या मुसलमान माँ, ईसाई माँ, यहूदी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और इंसानों की जिंदगी में, कायनात की वसल्लत में तकलीफ का एक नया बाब खोलती है। वो दूध भरे पिस्तान अल्लाहू अकबर के नारों के साथ काटे गए। किसी ने तकलीफ के साथ इतना जुल्म किया था। किसी जालिम अंधेरे ने उसकी रूह में यह स्याही भर दी थी। मैंने कुरान पढ़ा है। मैं जानती हूँ कि रावलपिंडी में बेला के माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ वो इस्लाम नहीं था, वो इंसानियत ना थी, वो दुश्मनी भी ना थी, वो इंतकाल भी ना था। वो एक ऐसी सआदत, बेरहमी, बेरहमी, बुज़दिली और शिद्दत थी जो तारीख के सीने से फूटती है और नूर के आखिरी किरण को भी यादगार कर जाती है। बेला अब मेरे पास है। मुझसे पहले वो दाढ़ी वाले मुसलमान दलाल के पास थी। बेला की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी जब वो चौथी जमात में पढ़ती थी। अपने घर में होती तो आज 5वीं जमात में दाखिल हो रही होती। फिर बड़ी होती तो उसके माँ बाप उसका ब्याह किसी शरीफ घराने के लड़के से कर देते। वो अपना छोटा सा घर बसाती, अपने खाविद से, अपने नन्हे नन्हे बच्चों से, अपनी घरेलू जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से। लेकिन उस नाजुक कली को बेवक्त खिजा आ गई। अब बेला 12 बरस की नहीं मालूम होती। उसकी उम्र थोड़ी है लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में जो डर है, इंसानियत की जो तलखी है, उसका जो लहू है और मौत की जो प्यास है, कायदे आजम साहिब शायद अगर आप देख सके तो उसका अंदाजा कर सके, उन बेआसरा आंखों की गहराइयों में उतर सके। आप तो शरीफ आदमी हैं। आपने शरीफ घराने की मासूम लड़कियों को देखा होगा, हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को। शायद आप समझ जाते कि मासूमियत का कोई मजहब नहीं होता। वो सारी इंसानियत की अमानत है, सारी दुनिया की मिरास है। जो उसे मिटाता है उसे दुनिया के किसी मजहब का कोई खुदा माफ नहीं कर सकता। बतूल और बेला दोनों सगी बहनों की तरह मेरे यहाँ रहती हैं। बतूल और बेला सगी बहनें नहीं हैं।
बतूल मुसलमान लड़की है। बेला ने हिंदू घर में जन्म लिया। आज दोनों फारस रोड पर एक रंडी के घर में बैठी हैं। अगर बेला रावलपिंडी से आई होती तो बतूल जालंधर के एक गांव खेम करने के एक पठान की बेटी है। बतूल के बाप की 7 बेटियां थी, 3 शादीशुदा और 4 कुंवारियां। बतूल का बाप खेम करने में एक मामूली काश्तकार था, गरीब पठान, लेकिन गयूर पठान जो दियों से खेम करने में आ गया। जाटों के इस गांव में यही 3-4 घर पठानों के थे। ये लोग जिस हिल्म और आश्ती से रहते थे, शायद उसका अंदाजा पंडित जी आपको इस अमर से होगा कि मुसलमान होने पर भी उन लोगों को अपने गांव में मस्जिद बनाने की इजाजत न थी। ये लोग घर में चुपचाप अपनी नमाज अदा करते। सदियों से, जब से महाराजा रणजीत सिंह ने अनान हुकूमत संभाली थी, किसी मोमिन ने उस गांव में अंजान न दी थी। उनका दिल इरफान से रोशन था, लेकिन दुनियावी मजबूरियां इस कदर शदीद थी, फिर रवादारी का ख्याल इस कदर गालिब था कि लफवा करने की हिम्मत ना होती। बतूल अपनी बेटी की चहेती लड़की थी, सातों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे हसीन। बतूल इस कदर हसीन है कि हाथ लगाने से मैली होती है। पंडित जी, आप तो खुद कश्मीरी उल नस्ल हैं और फनकार होकर भी ये सब जानते हैं कि खूबसूरती किसे कहते हैं। ये खूबसूरती आज मेरी गंदगी की ढेर में गड़मड़ होकर इस तरह पड़ी है कि इसको परख करने वाला कोई शरीफ आदमी अब मुश्किल से मिलेगा। इस गंदगी में गले सड़े, मार दाढ़ी, घुन मूछों वाले ठेकेदार, नापाक निगाहों वाले 4 बाजारी ही नजर आते हैं। बतूल बिल्कुल अनपढ़ है। उन पर सिर्फ जिन्ना साहब का नाम सुना था। पाकिस्तान को एक अच्छा तमाशा समझकर उसके नारे लगाए थे, जैसे 3-4 बरस के नन्हे बच्चे घर में इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। 11 बरस की ही तो है वो। अनपढ़ बतूल वो चंद दिन ही मेरे पास आई है। एक हिंदू दलाल उसे मेरे पास लाया था। मैंने उसे 500 रुपए में खरीद लिया। इससे पहले वो कहाँ थी ये मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लेडी डॉक्टर ने मुझसे कुछ कहा है कि अगर आप उसे सुन ले तो शायद पागल हो जाए। बतूल भी अब नीम पागल है। उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरस के छिलके उतर गए और इंसानी बर्बरियत अपने वहशे नंगे रूप में सबके सामने आ गई। पहले तो जाटों ने उसकी आंखें निकाल दी, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हलक को चीरकर उसकी आंखें तक निकाल दी, फिर उसकी शादीशुदा बेटियों से जबरदस्ती मुंह काला किया। उसी वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदश्ता, मर्जाना, सोहन बेगम, एक करके वहशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लोरियां सुनाई, जिसने उनके सामने शर्म और इज्जत से, पाकीज़गी से सर झुका दिया था, उन तमाम बहनों, बहुओं और माताओं के साथ जना किया। हिंदू धर्म ने अपनी इज्जत खो दी थी, अपनी रवादारी तबाह कर दी थी, अपनी अजमत मिटा डाली थी। आज ऋग्वेद का हर मंत्र खामोश था। आज ग्रंथ साहब का हर दोहा शर्मिंदा था। आज गीता का हर श्लोक जख्मी था। कौन है जो मेरे सामने अजंता और मुसव्वरी का नाम ले सकता है, अशोक के कतबे सुना सकता है, एलोरा की सनमजादों के गुन गा सकता है? बतूल के बेबस भिजे होठों और उनकी बाहों पर वर्षी दरिंदों के दांतों के निशान और उसकी भरी हुई टांगों के नाहमवारी में तुम्हारी अजंता की मौत है, तुम्हारे एलोरा का जनाजा है, तुम्हारी तहजीब का कफन है। आओ आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरती को दिखाऊं जो कभी बतूल थी, उस मुअत्तफिन लाश को दिखाऊं जो आज बतूल है। जज्बे की रौ में बहकर मैं कुछ कह गई। शायद ये सब मुझे कहना ना चाहिए था। शायद इसमें आप सिपकी सुपकी है। शायद इससे ज्यादा नागवर बातें अब तक किसी से ना कही होंगी।
न सुनाई होंगी। शायद आप ये सब कुछ नहीं कह सकते, शायद थोड़ा भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे मुल्क में आजादी आ गई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और शायद एक तवायफ को भी, अपने रहमुनाओं से पूछने का ये हक जरूर है कि अब बेला और बतूल का क्या होगा। बेला और बतूल 2 लड़कियां हैं, 2 कौमें हैं, 2 तहजीबें हैं, मंदिर और मस्जिद है। बेला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक वही उसी के यहाँ रहते हैं जो चीनी हज़ाम की बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बेला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं। मैंने उन्हें खरीदा है। मैं चाहूं तो उनसे ये काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं ये काम नहीं करूंगी जो रावलपिंडी और जालंधर ने उनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फारस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी मेरे ग्राहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं। उस वक्त बेला और बतूल की निगाहें मुझसे कहने लगती हैं। मुझे उन निगाहों की ताब नहीं। मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों ना खुद उन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना ले। जिन्ना साहब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुखत्तर नेक अख्तर समझे। जहां एक दफा उन्हें इस फारस रोड के चंगुल से छुड़ाकर अपने घर में रखे और लाखों रूहों को नौहा कीजिए। ये नौहा जो नवाखाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बंबई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस इसकी आवाज सुनाई नहीं देती? ये आप सुनेंगे ना आवाज? आपकी मुस्लिक फारस रोड की एक तवायफ। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी उस समय की है, उस दौर की है जब ये सब कुछ हो रहा था, जब पार्टीशन अपने चरम लगाम पर था, जिस समय हिंदू मुसलमानों में कलह छिड़ गई थी। हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता था और मुसलमान हिंदू को। उनके घर की बहू बेटियों की इज्जत लूटकर, उनके घर के बेटों की जान लेकर अपने लिए वो मर्दानगी समझते थे। कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।